जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करना शुरू की तालिबान के ऊपर, अफगान तालिबान पे, और नाम ये था कि भाई टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं उनको हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन टीटीपी काफी समय से है, लेकिन अब अचानक से ही क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलकर बगराम एयरबेस को वापस लेने की बात की, और ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वापस बगराम एयरबेस को लेना चाहते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय अफगानिस्तान को छोड़ा यूएस फोर्सेस ने, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ये प्राइम मोटो है कि किसी भी तरीके से उनको बगराम मिल जाए, और वो प्रॉक्सी का काम फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी सिचुएशन बनकर आ रही है, और यूएस अपना वापस जो मिलिट्री फुटहोल्ड है वो बनाना चाहता है, और इस फुटहोल्ड को काउंटर करने के लिए चाइना, रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया जिस तरह से ये यूएस भी ऑफ कोर्स को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करना चाहता है और ये सराउंड करना चाहता है। इसी प्लान को हम जो यूएस का है हम इसको समझेंगे कि किस तरह से अब भारत, चाइना, ईरान और ये सब मिलकर काउंटर कर सकते हैं। सिंस रशिया को अगर हम बात करें तो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में है, तो इसको और उसमें उस विजिट में बहुत सारी चीजें हमें अहम निकल कर आती हुई नजर आ रही हैं। अभी तो 2 दिन बाकी हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। नो लिमिट्स पार्टनरशिप अनाउंस हो चुकी है भारत और रशिया के बीच में। तो इस पूरी इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फ्रंट यूएस को काउंटर कर पाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, जिनको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हैं। सर की एनालिसिस बहुत बेहतरीन होती है। सर, जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार आपको और आपके ऑडियंस को जो इस शो से जुड़ते हैं और बाद में जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद सर। सर, जिस तरह से अमेरिका ने या फिर हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, उन्होंने खुलकर बोला बगराम वापस चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए, तो वो काम उन्होंने प्रॉक्सी पे पाकिस्तान को लगा दिया। सर, अब जो हो रहा है, तालिबान के खिलाफ उन्होंने सारा कुछ शुरू किया टीटीपी को टारगेट करने के नाम पर। अब सर, आपको क्या लग रहा है कि जो चाइना, रशिया, ईरान है, इसको स्ट्रेटेजिकली वो इंसर्कल भी करना चाहते हैं, और भारत भी ऑफ कोर्स उसमें है, क्योंकि भारत को भी उनको यहाँ से वो करना है पाकिस्तान के थ्रू। तो सर, एक्चुअली बड़ा प्लान क्या है, यही है या इसके आगे भी कुछ और हम इसमें देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, उसको मैं किसी एक हमारे एक बहुत बड़े थिंकर हैं, हमारे देश के ही हैं। इस समय लोग उनको जानते भी हैं, राम माधव जी उनका जी, नाम है। वो इंडिया फाउंडेशन को हेड करते हैं, प्रेसिडेंट हैं जी। उसके। तो उन्होंने बोला था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर 1947 या 45 ले लीजिए, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, से लेकर के तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए 2010 तक, रफली 2010 2014, अब कोई एकदम फिक्स्ड लाइन नहीं है। ये एक बाय एंड लार्ज जनरली एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, कभी कोई देश थोड़ा सा उस बात को नहीं मानता था, थोड़ी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन 2010 के बाद आपने देखा होगा कि जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो बिखरने लग गया है। जो भी यूएन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कई लोग मान ही नहीं रहे हैं, कई लोग विड्रॉ कर जा रहे हैं, कई कंट्रीज विड्रॉ, डब्ल्यूएचओ ले लीजिए, डब्ल्यूटीओ ले लीजिए, इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अनक्लॉस को ले लीजिए जो इंडो पैसिफिक में है। तो उन्होंने इसका नाम दिया था राक्षसी युग शुरू हो गया है। अब कलयुग नहीं है, अब ये राक्षसी युग है। यानी कलयुग का एक बहुत ही बड़ा वर्जन है ये। एक एडवांस तरह से आप वर्जन ऑफ कलयुग। एडवांस वर्जन ऑफ कलयुग बोलिए, तो इसमें अभी कोई किसी का नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, कोई भी देश किसी का नहीं है इस समय। स्ट्रेटेजिक अलायंस के बदले टैक्टिकल अलायंस का बोलबाला होगा। तो इस समय किसी भी देश को जिसकी जरूरत होगी वो उसको यूज करेगा या उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाएगा, और जरूरत पड़ने पे उसको छोड़ भी देगा। सो कहने का मतलब, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस युग को एक इंग्लिश में अगर नाम देना हो तो उसका नाम है ब्रिटल
एंग्शियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि ब्रिटल यानी एक जैसे शीशा टूटता है ना, उस तरह से आपकी दोस्ती टूट सकती है। उस तरह से आप में आपस में दुश्मनी आ सकती है। एंग्शियस माने हर समय लोग ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है, जो आपका पहला सवाल था कि भाई आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कोई लॉन्ग टर्म गेम है या शॉर्ट टर्म गेम है। नॉन लीनियर है, यानी कि अगर आप सोचिए कि खाली फ्रंट पे ही इसका इम्पैक्ट होगा तो वो भी गलत है। अब तो अगर अगर अपने ही देश की बात करें, अगर कुछ होता है, कोई कन्फ्रंटेशन होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि खाली जम्मू-कश्मीर या फिर अरुणाचल या इस बॉर्डर फ्रंट लाइन एरियाज़ में ही असर होगा। उसका असर केरला तक जा सकता है, उसका असर वेस्ट बंगाल तक जा सकता है। उसके रूप अलग-अलग हो गए हैं, नेचर ऑफ वॉर अलग हो गया है। इतनी हालत इस समय खराब थी कि अमेरिका जैसा जो देश है, जो कि नॉर्मली निकलता भी है तो थोड़ा ठीक-ठाक से निकलता है, हार जाता है लेकिन फिर भी एक ऑर्डर छोड़ के निकलता है। इस बार अमेरिका कोई ऑर्डर भी छोड़ के नहीं निकला वहाँ से, वो भागा है वहाँ से, अफ़गानिस्तान से। ऐसा देश जो अफ़गानिस्तान से भाग के गया है और जिससे उसने एक डील करी थी और उस डील को उसने माना नहीं। अफ़गान तालिबान ने उस डील को बिल्कुल माना नहीं। वो उनको बोला गया था कि एक क्लियर कट गैप होगा, उसके बाद आप इलेक्शन करेंगे, फलाना-ढिमकना, कुछ नहीं किया। उन्होंने उनके रहते-रहते ही काबुल पे कब्ज़ा कर लिया। ये लोग हवाई जहाज़ से निकाल रहे थे, जिनको निकाल सकते थे, काफ़ी भारतीयों को भी निकाला गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे देश से दोबारा एक बार जो चीज़ दे दी इन्होंने बगराम एयरबेस, दोबारा लेना यूएस के लिए तो नामुमकिन है, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी बोला जाता है। 3 एम्पायर इसमें ध्वस्त हो चुकी हैं। उसके पहले मुगल्स के दौरान भी ये कई सारे जो लोग यहाँ पर आए अटैक करने, वो भी ध्वस्त हो गए। फाइनली मुगल्स ने क्या किया था, एक टैक्टिकल अलायंस की थी। उन्होंने बोला था आप अपनी रोड हमें छोड़ दीजिए, बाकी आपको जो करना है करिए। तो यानी कि काबुल टू कश्मीर या काबुल टू लाहौर, ये रोड हमारे को दे दीजिए। इसके अलावा हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको जितना जो जहाँ जैसे रहना है रहिए। तो उन्होंने भी एक टैक्टिकल अलायंस की थी। और जो लोग बोलते हैं कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल्स, अगर वो हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो वो कभी नहीं सीख सकते हैं। तो चाहे वो प्रॉक्सी करें अमेरिका के साथ या फिर ना करें, उनको उनका भी वही हश्र होगा जो कि अमेरिका का हुआ था, जो कि रशिया का हुआ था और जो कि उसके पहले इंग्लैंड का यूके का हुआ था, जब उनका साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। और वही हश्र उनका होगा जो कि मुगल्स के पहले जितने भी वहाँ रूलर्स आए थे, दुरानी एम्पायर, कई सारी चीजें मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा। अगर आप मैप उठा के देखेंगे अफगानिस्तान का, पुराने मैप्स, तो आपको अम्पायरों की झड़ी दिखेगी वहां पे। इस तरह का अफगानिस्तान का हिस्ट्री रही है और वहां के लोग पक चुके हैं। वहां के लोग पक चुके हैं लड़ाई से, डरते नहीं है वो। उनको ये नहीं चिंता होती है कि आप, इनफैक्ट मुझे जहां तक लगता है तो दे वुड बी रेडी टू फेस एक न्यूक्लियर असॉल्ट भी वो तैयार होंगे फेस करने के लिए, क्योंकि वहां की पहाड़ियां इतनी इतने गुफाएं वहां बना रखी हैं उन्होंने। अगर वो गुफाओं में छुप गए तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। बोलते हैं कि दुनिया को कौन सर्वाइव करेगा, तो मैं तो बोलूँगा अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो कि शायद सर्वाइव कर जाएँ एक न्यूक्लियर अटैक भी। अगर उनके पास बेसिक प्रोटेक्शन मिल जाए, जो सीबीआरएन का इक्विपमेंट वगैरह होता है, तो वो लोग तो सर्वाइव कर जाएँगे। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को अपने साथ लाए, ताकि उसका वेस्टर्न फ्रंट जो है, वो काबू में रहे। लेकिन कहाँ काबू में? 2500 लोग मारे गए हैं 2024 में। 2025 में हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं उस फिगर को। आपको मैं बताता हूँ पाकिस्तान आर्मी की जो सिचुएशन है, जब ऑप सिंदूर खत्म हुआ, उस टाइम पे मास रेजिग्नेशंस हुए हैं मेजर्स, कर्नल्स और कैप्टन्स के। 1200, 250 ऑफिसर्स और 1200 के करीब जवान लोगों ने बलूचिस्तान और केपीके में नौकरी करने से मना कर दिया है। पेपर्स पुट अप कर रहे हैं। एक एक लेटर लीक हुआ है, एक उनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो उन्होंने लेटर लिखा था कि अगर हम कुछ जल्दी नहीं करेंगे तो हमारी जो आर्मी का जो मोराल है, जो लोअर लेवल पे मोराल है, वो डाउन होता जा रहा है और हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखिए फ्रंटियर कोर को अटैक किया, बगल में ही तो 11 कोर हेडक्वार्टर था, ज़्यादा दूर नहीं था।
तो कहने का मतलब ये है कि वो उनके अंदर घुस के मार रहे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ घुस के मारेगा? खाली एयरक्राफ्ट से अटैक कर रहा है। और आईएसआईएस का उनके साथ थोड़ा-सा मिलाप है, आईएसआई ने एक अच्छी रिलेशन बना रखी है, तो आईएसआईएस जो है, वो जाकर के कभी-कभी अफ़गानिस्तान के अंदर गदर करता है। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सवाल है, इनकी जो अलायंस है, वो पक्की है। ये टूटने वाली नहीं है, क्योंकि रीज़न जो बोलते हो तो वही है। अफ़गान तालिबान बोल रहा है, भाई ये तो आपसे शरिया का ही वो माँग रहे हैं ना, इंडिपेंडेंस तो नहीं माँग रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं भाई शरिया लॉ लागू करिए, हम ठीक-ठाक हो जाएँगे। अफ़गानिस्तान तालिबान ने भी वही किया था कि भई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान शरिया के तहत रूल रूल हो वहाँ का जो गवर्नेंस हो वो शरिया के तहत हो। तो ये तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, कन्वर्जेंस ऑफ आइडियोलॉजी है और कन्वर्जेंस ऑफ कन्वीनियंस टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस भी है। ड्यूरेंट लाइन वो मानते नहीं है और ड्यूरेंट लाइन को किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं माना है। चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट रही हो या फिर अफ़गान तालिबान 1 या अफ़गान तालिबान 2 की गवर्नमेंट रही हो। एवरीबॉडी हैज़ डिनाउंस्ड ड्यूरेंट लाइन को बोलते हैं, ये लाइन ज़मीन पे है ही नहीं। 48% उस तरफ है, 52% इस तरफ है। किस बात की लाइन है? इनके सारों के आपस में रिलेशंस हैं और कोड एक ही है, पश्तून वाली कोड एक ही है। तो जो कोड वहाँ चलता है, वही कोड यहाँ चलता है। आपको आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा पश्तून वाली कोड क्या होती है। अगर जी सर। दो दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो मतलब एक दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन अगर एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ाई कर रहा है तो ये 2 भाई मिल जाएँगे। और अगर एक गाँव दूसरे गाँव से एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से कर रही तो पूरी ट्राइब मिल जाएगी। और अगर एक रीजन कर रहा है तो पूरे के पूरे मिल जाएँगे और उस देश दूसरा जो वहाँ पे हमला कर रहा है उनके खिलाफ बाद में भले ही अलग-अलग हो जाएँ। लेकिन हुँ, उनका ये जो कोड है, ये कोड जो है सबसे बड़ी ताकत है, मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरा व्यू है। मैंने वहाँ पे काफ़ी रिसर्च करी है उस इलाके के बारे में। हालाँकि वो जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नूरिस्तान है, हुँ, जिसको कि बोलते हैं कि वहाँ बहुत ही कम लोग जो हैं वहाँ पे गए हुए हैं उसमें बाहर से आते हैं बट आजकल तो थोड़ा ट्रैफ़िक बढ़ गया है, लोग जाने लग गए हैं, तो उनका जो ओरिजिनल कल्चर गायब हो रहा है, धीरे-धीरे वो भी मिक्स हो रहे हैं, हमारे जैसे बनते जा रहे हैं, मैं सीधा बोलूँ तो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉक्सी के थ्रू अमेरिका जो है, इस बार सक्सेसफुल नहीं होगा, उसका कारण सिर्फ़ एक है, पाकिस्तान में वो ताकत ही नहीं रही कि वो हुँ। प्रॉक्सी की लड़ाई कर सके। वो सोच रहे थे कि जेईएम उनके साथ लड़ाई करेगी, टीटीपी के पाकिस्तान भी खिलाफ। कहाँ-कहाँ लड़ेगा? सऊदी को फ़ौज भेजेगा, गाज़ा में भेजेगा या इधर प्रॉक्सी करेगा? अब जेईएम है, वो सोच रहे थे जेईएम और एलईटी को उधर लगाएँगे। भाई हुँ, जेईएम तो टूट के गया था अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ लड़ने के लिए। हुँ, अब उनके साथ लड़ने के लिए, अब उनके खिलाफ क्यों लड़ेगा वो? वही हाल होगा, वो टीटीपी की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी और क्या पता इस समय टूट के जा भी रहे हों लोग उधर और टीटीपी के साथ मिल रहे हों। तीसरा फैक्टर इसमें है इमरान खान। इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो कि पिछले जितने भी लीडर्स हुए हैं सिविल में, सबसे हुँ। ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसने कमांड की है। जी, तो बिल्कुल सर। इनफैक्ट लोग बोलते हैं ना कि मुनीर को अगर कोई डर है किसी का, तो इमरान खान का डर है। इमरान ये खान जो की पॉपुलैरिटी तो ऑफ कोर्स डरे हुए हैं, बिल्कुल। ये जो जिंदा और मुर्दा वाली जो बात चल रही थी, ये हुँ, टेस्टिंग थी, मेरे हिसाब से ये टेस्टिंग थी। वो देखना चाहता था कि क्या अगर मैं इसको भुट्टो वाला हाल करूँ, तो कितना होगा पब्लिक रिएक्शन। उसको अंदाज़ा हो गया, उसने बोला भैया बुला के दिखा दो ये ठीक-ठाक हैं, ज़्यादा कुछ हंगामा करने की ज़रूरत नहीं। उन्हीं का छेड़ा हुआ राग है ये। ये मुनीर साहब का ही बिल्कुल आप छेड़ा हुआ बिल्कुल राग सही है। बोल रहे हैं, उ बिल्कुल। उ अदरवाइज़ उन्होंने देयर इज़ नो रीज़न टू प्रोलॉन्ग इट कि अगर वो ज़िंदा है, सही है, तो आपने 6 हफ्ते क्यों लगा दिए? बिल्कुल, तो उन्होंने जब देखा कि इसके नाम के पीछे अभी भी लोग जुड़ के आ सकते हैं, तो इसलिए वो अभी वेट करेंगे। थोड़ा और हुँ, इसको फेड आउट कराएँगे और थोड़ा लंबा खींचेंगे, उसके बाद अगर हो सकता है तो उसको निकाल दें। दूसरा जो चीज़ है यूएन ने इनके खिलाफ बयान दे दिया, तो मुनीर भले ही डिक्टेटर हो लेकिन उसको भी थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उसको तो लोन तो लेना ही है ना, बिना लोन के तो ज़िंदा नहीं रहेगा। 11 बिलियन लोन ले चुका है, डकार गया है, ना उसका कोई हिसाब ना किताब। आईएमएफ दे रही है उसको क्योंकि ट्रम्प बोल रहे हैं। भाई ट्रम्प भी कुछ दिन के सर बाद सवाल ये थोड़ी-सी अनफॉर्चुनेट लगती है बात कि कोई डोनेशन डिप्लोमेसी नहीं है।
वरना पाकिस्तान वही आजमाता, बेचारों को मिलती नहीं है फिनिश। अब अब मैं आपको बताऊं कि इनकी बेइज्जती कैसे होती है। जी, मैं अमेरिका में था 2008 में, जी। और एक डेलीगेशन आया था DGISI GOC-12 कोर पाकिस्तान के। हुँ, ये लोग आए थे। $6 बिलियन जब पहला अफगानिस्तान वॉर हुआ था, इनको दिया था अमेरिका ने कि ये लो पकड़िए $6 बिलियन, हम जा रहे हैं, आप इंश्योर करिए कि टेररिज्म जो है इस इलाके से खत्म हो आपका वेस्टर्न बॉर्डर के लिए। उन्होंने क्या किया, $6 बिलियन, आधा तो करप्शन है ही है उनकी पूरी आर्मी में, आधा खुद खा गए, और आधे में उन्होंने जो भारत के खिलाफ तैयारी करनी शुरू कर दी। और उनका इतना बुरा हाल किया, आप समझ नहीं सकती। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग उनको क्वेश्चन कर रहे थे, आपने इसका क्या किया, आपने उसका क्या किया। तो ये बेइज्जती भी बहुत अच्छा करते हैं अमेरिकन जो है ना, अच्छा। और हुँ, चुपचाप आप बुला करके आपको मतलब पैंट उतारेंगे, इस तरह के लोग हैं ये लोग। मेरा कहने का मतलब है, इस बार जो है बगराम बेस इनके हाथ नहीं लगता है। और दूसरा जो पुश बैक मिल रहा है, जो आपने सेकंड बात करी है, चाइना जी। रशिया, हुँ। हालांकि उनका अलायंस है। चाइना, रशिया, ईरान और इंडिया, इस जो ये इंडिया इंडिया अमेरिका और पाकिस्तान अलायंसेस को काउंटर कर पाएँगे। अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की। एग्ज़ैक्टली, टर्की आल्सो, यस। तो ये तीन एक तरफ हैं इस समय। और जो चाइना, रशिया, इंडिया और ऑफ़ कोर्स सही, ईरान ईरान भी आ जाता है इसमें क्योंकि ईरान भी है। ईरान ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अमेरिका ना आ पाए, क्योंकि सबके लिए जो है अमेरिका एक खतरा है। इंडिया को छोड़ के, इंडिया इस समय, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का कुछ भी कह लीजिए 25 साल से एक रिलेशनशिप डेवलप हुई है। भले ही हुँ। ट्रम्प का फेस चल रहा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो लेकिन सर पे अंडर हमारा जो पेंटागन के साथ तो हमारी डील्स रेगुलर हो ही रही चलिए, है, सिर्फ थोड़ा ट्रेड अंडर जो दी कॉन्ट्रैक्ट। अंडर दी टॉप हुँ, सारी चीजें हो रही हैं, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, डिफेंस डील चल रही है। प्रोग्रेस उतनी फास्ट नहीं है, बट ठीक है। सारे हुँ, एग्रीमेंट जो एक नेटो कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होता है, वो सारे एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं बनिस्बत सिर्फ एक के, वी हैव रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ द नेटो। उसका हुँ, रीजन ये है कि वी डोंट वांट टू बिकम सबसर्विएंट। अब यूरोप का जो आज हाल हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि उन्होंने एक नेटो अलायंस बनाई, और उस अलायंस में ये लोग जूनियर पार्टनर थे। अब वो हुँ, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना अपने आप कैपेबिलिटी बनाएंगे। मैं जर्मनी में गया था कुछ दिन, 2-3 साल पहले। आप मानोगे नहीं, उनसे जब मैंने उनके वाइस चीफ वगैरह से सवाल पूछा, मैंने बोला कि भाई आप लोग तैयारी क्यों नहीं करते हैं डिफेंस, आप लोगों का सारा इक्विपमेंट ये वो तकरीबन बंद कर दिए आपने सारी फैक्ट्रियाँ। बोलते हैं हमारा बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर चला गया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है लड़ाई करने की, तो हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करें? आज की डेट में 2.5% अपना जीडीपी का खर्च करना पड़ रहा है उनको। देखिए फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो हुँ, ये जो कहानी है इस समय हमारी जो है, वो ये है कि जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा है दूसरा, कि क्या ये लोग मिल करके, अगर अफ़गानिस्तान पे अमेरिका अटैक करता है, क्या हम ये जो 4 देश हैं मिल करके उसको बचाएँगे? तो इंटरवीन करेंगे, बचाएँगे नहीं, हुँ। इंटरवीन करेंगे। हम लोग तो मैं काउंटर कर पाएँगे, ये नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऑफ़ कोर्स सबका सबको असर सब पे असर आता है पूरे इस रीजन पे। तो मेरा एक शॉर्ट आंसर ये है कि फिजिकल इंटरवेंशन नहीं होगा। ना चाइना हुँ, करेगा, ना रशिया करेगा। रशिया का फिर भी आप समझ सकते हैं कुछ कर सकता है, लेकिन इस समय रशिया की जो हालत है, उसने हुँ, सीरिया में सदात को नहीं उसको हाँ, उसको नहीं बचा पाया, असद को नहीं बचा हुँ, पाया। तो इस समय उसकी हालत इतनी खराब है, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन वॉर में 4 साल से लगा हुआ है। हुँ, उसको अभी एक रेस्पाइट चाहिए। तो इसलिए ना रशिया करेगा, ना चाइना करेगा। ईरान तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में खटपट चल रही है। बॉर्डर को लेके खटपट चल रही है, और वाटर के लेके। तो दोनों चीज़ों की खटपट चल रही है। हमारे लिए अच्छा है, इंडिया के लिए इसलिए कि इंडिया, पाकिस्तान का ध्यान जितना इंडिया से दूर रहेगा, उतना हमको फ्री ग्रोथ का स्पेस मिलेगी। अपनी जो एक जो ड्रीम है हमने बनाई हुई है, जो एम बनाया हुआ है विकसित भारत है 2047, उसके लिए हमें चाहिए कि इस समय कॉन्फ्लिक्ट से हम जितना दूर रहें, बेटर होगा। क्योंकि चाइना अच्छा था, उसको मैंने बोला ना पीरियड, उसको नॉर्मल पीरियड मिला था, इसलिए दबा के उसने 10-10% की ग्रोथ करी। हमको ऐसा पीरियड मिला है, राक्षसी युग मिला है, जहाँ पर एक एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमको प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं। हुँ, इम्पोर्ट ऑयल लेने के लिए रशिया से हमको प्रेशर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हुँ, हम उस 75% टैरिफ में आ जाते हैं।
खास तौर से रशियन ऑयल का जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें 2 कंपनी ने किया है जिनका 50% शेयर था इस इंपोर्ट में, जो रशिया के साथ इंपोर्ट है। रशिया इंडिया की जो ट्रेड थी 4 बिलियन होती थी लड़ाई से पहले, रशिया यूक्रेन लड़ाई के पहले। आज आपको पता है 62 बिलियन है। उसमें 4 बिलियन पुराना है और बाकी सारा तेल है। सो हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो लड़ झगड़ के हो रही है। अभी ही इतनी लड़ झगड़ के हो रही है, तो अगर हम फिजिकल लड़ाई शुरू करेंगे तो आप समझिए उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना होगा। आज ही आप देखिए रुपये का रेट 90 चला गया। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 90 टच कर गया। उन्माद एक अलग चीज होती है और अकल दूसरी चीज होती है। चाणक्य ने बोला था, समझदार वो है जो लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाए। यही बिल्कुल। सुंजू ने भी बोला है। हमको अपनी चाणक्य नीति लगानी है। अब उसको मैं ओपनली नहीं बोलना चाहूंगा, किधर जी भिड़ाओ, सर। कहाँ भिड़ाओ, किसको भिड़ाओ, कैसे भिड़ाओ, वो हमारा काम होना चाहिए। जी। ये लोग आपस में लड़ते रहें, हम ग्रो करते रहें। हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कीप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज डिस्टर्ब्ड एज पॉसिबल, जैसे पाकिस्तान अमेरिका करता है, बाहर दुनिया भर में लड़ाई करता है अपने अपने देश में के दूर देखो। तो हमको भी वही करना चाहिए, जितना हम अपने से दूर कर सकते हैं इन झगड़ों को, इन लड़ाइयों को, हमारे पर इम्पैक्ट कम होगा। और अपनी जो सीज है, समुद्र है, जो हमारा मैरीटाइम डोमेन है, उसको क्लियर करें ताकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से जाए। क्योंकि चाहे अगर हम रशिया को भेजें, सी से जाएगा, चाहे हम आसियान कंट्रीज को भेजें, सी से जाएगा, क्योंकि हमारा वो म्यांमार वाला प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहा है। अब तो सर तो रशिया और इंडिया के बीच में रिलीज भी हो गया, तो वो भी कालादान वाला, आईएनएसटीसी वाला भी काफी काफी अच्छा काम कर रहा है रशिया के लिए। तो हमारा हर तरफ से डोर्स खुले हुए हैं। व्लादिवोस्तिक वाला तो खुला ही हुआ है, जी चेन्नई जी चेन्नई व्लादिवोस्तिक वाला। तो इंडिया इज सिटिंग प्रिटी। जी। अपने मैं अपने आपके थ्रू जितने व्यूअर्स आते हैं उनको बताना चाहता हूँ, इंडिया इज सिटिंग प्रिटी। हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाणक्य नीति को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, या फिर विवेकानंद की जो नीति थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। और हमारा हमारा जो फर्स्ट गोल है वो है 2047 विकसित भारत। हम्म इसमें 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 या 2040। 2040 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। By 2075, we should be having about 40 trillion economy. We will be the second country. We would be leaving behind अमेरिका को, हम पीछे छोड़ रहे होंगे उस टाइम पर। अगर इस पहले हम तो एक इरादा ही नहीं पक्का करते थे, भाई कर रहे हैं काम, काम चल रहा है। अब कम से कम एक माइलस्टोन लगाया है हमने आगे कि हमको ये करना है, हमको अगला ऑब्जेक्टिव ये है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है। तो आपके अंदर भी एक वो रहता है कि हाँ यार, मुझे वहां तक पहुंचना है। हम लोग पहले ही बोल रहे हैं हम तो थर्ड इकोनॉमी आराम से हो जाएंगे। क्यों? अब आप सिंपल लगाइए, हमारा जो 8% ग्रोथ है, बाकियों की 1% ग्रोथ है, जापान की 2%, आईएमएफ ने 1.5। जो प्रेडिक्ट किया था वो भी प्रेडिक्शंस फेल हो गए। 6.5 आई बिलीव किया था, अब 8.2 पे भारत ने वो 8.3 पे हमारी इस बार की, इस क्वार्टर की ग्रोथ हुई है। काफी लोग इसको डाउन प्ले कर रहे थे, इनफैक्ट हमने ही, आरबीआई ने ही अपनी ग्रोथ को 6.5 कर दिया था। जी सो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर है, वी हैव दैट पोटेंशियल। और हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, ये जो सीईओ नीति आयोग का, हमारे चाणक्य डायलॉग में ही ये चल रहा था, उनका जी उनका भाषण चल रहा था। तो उन्होंने बोला जो बाकी सबकी जो ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजी पे हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, फिर एयर आ गया। तो इस तरह से हर एक का जो ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजी पे हुई है। हमारी ग्रोथ होगी डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी को एकदम तीखा बनाना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। रशिया के साथ भी देखिएगा, एक जो करार होगा इस समय, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होगा, अभी कोई डील नहीं होगी, क्योंकि इट्स टू शॉर्ट अ पीरियड फॉर अ डील। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होगा, उसमें ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि रशिया के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। जी और कई कंट्रीज का ये हाल होने वाला। पूरा यूरोप का जो एवरेज मीन रेट एज है वो 50% 50 के करीब आसपास आ रहा है। कहीं यूक्रेन का मेरे ख्याल से अगले 4 साल में
60-65 का एज ग्रुप बन जाएगा, काम करने वाले कौन होंगे वहाँ? तो कहने का मतलब जो स्किल बेस्ड मैन पावर है, वो भारत में ही रहेगा अगले 20 साल तक। 20 साल के बाद हम भी लुढ़कना शुरू, हमारी भी अगले 30 साल में मेरे ख्याल से चाइना जो है 750 मिलियन पे आ जाएगा 1.4 से। तो हमारा जो ग्रोथ इंजन जो है ना, वो हम हैं, आप हैं, और हमारे जो जेन जी, सो कॉल्ड जेन जी है, इनको समझाना चाहूंगा कि भाई प्रोटेस्ट मत करो, अपनी काबिलियत काम बढ़ाओ, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, स्किल्स काबिल बनो बढ़ाओ, काबिल, आमिर खान का डायलॉग है ना, काबिल बनो काबिल। काबिल बनो काबिल, बिल्कुल। इनको बाहर जहाँ कहीं भी आपको मौका मिल रहा है, रशिया जी में मिल रहा है, रशिया में जाइए, अमेरिका में मिल रहा है, अमेरिका में जाइए, अमेरिका वाले वीज़ा कैंसल कर रहे हैं, ठीक है यार, बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ आर स्ट्रगलिंग, मैंने बोला उनकी भी एज ब्रैकेट डाउन होती जा रही है, खाली दुबई में जाने की क्यों ज़रूरत है? हर जगह ये हाल हो रहा है, तो इसलिए हमारे जो डायस्पोरा है, दैट कैन डू वंडर्स, एंड उसका एक ही जो वो कंपोनेंट है, वो है डेमोग्राफी हमारी। हम जी इसको बोल रहे हैं डेमोग्राफी ड्रिवन ग्रोथ होगी हमारी अगले जी सर 25 साल तक। दिस इज अ स्टेटमेंट जी बाय सीईओ नीति आयोग। जी सर, मैं एक मैं छोटा सा आपसे मैं समझता हूँ रिएक्शन कि और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। बस अब आप बस कुछ एक छोटा सा रिएक्शन, बस एक छोटा सा रिएक्शन सर एक सवाल पे। हाँ, बोलिए। सर हम देख रहे हैं कि अमेरिका में अभी जो जो रीसेंट हैपनिंग्स हैं, जो व्हाइट हाउस के बाहर इंसिडेंट हुआ, जो नेशनल गार्ड सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें जो रहमानुल्लाह लगनवाल जो यूएस फोर्सेस के साथ काम कर चुका था, जिनको आपने बोला कि लोगों को लेके गया, तो उनमें उनमें वो भी शामिल था। वो हुँ, पीसफुली रहा और फिर उसके कनेक्शन भी सारे सामने आ गए कि आईएसआई द्वारा ट्रेन एंड एवरीथिंग। तो वो एक फॉल्स फ्लैग लग रहा था। तो सर क्या ऐसा है कि जो यूएस है वो डेस्परेटली कोई एक बहाना बनाना चाहता है टू अटैक अफगानिस्तान, और अगर इस तरह से सर ये एस्केलेशन होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो जो रीजन है हमारा उसके लिए किस तरह का थ्रेट होगा फॉर नेबरिंग कंट्रीज आल्सो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? देखिए जो इस तरह के लोग होते हैं, हुँ, उनको तैयार किया जाता है। हुँ, सीआईए उनको, ही वाज़ अ सीआईए ऑपरेटिव, आईएसआई जी, कनेक्शंस सर, भी हैं। हुँ, 90% ये मेरा, क्योंकि मैंने खुद इस तरह के ऑपरेशंस वगैरह करे हैं, 90% डबल एजेंट्स होते हैं, और आपको डबल एजेंट से संभल के रहना चाहिए। किसी भी एजेंट को एजेंट की तरह यूज़ करिए। उसको आपने सिटिज़नशिप दे दी, उसके बाद उसने ये गदर किया है। आप समझ रहे हैं? जब जी तक सर, उसको सिटिज़नशिप नहीं मिली थी, रिफ्यूजी बन के आया, हुँ, सारे उसने सीआईए के काम किए, जो भी जैसे भी वो तीन बताते साल थे, तक उसने उसे रहा। मैसेज वगैरह दिए, क्योंकि वो डबल एजेंट है इसलिए उधर से भी मैसेज लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर कर लेता था। वो क्या शेयर करते हैं? जो उनको शेयर करना है। वो कभी शेयर नहीं करेंगे जो नहीं शेयर शेयर करना है। भाई कुछ भी कह लो, चाणक्य जो था ना इस इलाके में भी था। सिंधु नदी तक तो उसका असर था ही ना। हाँ, तो सर भारत तो है ही, वो टेक्निकली तो भारत ही है पूरा। जम्बो द्वीप की अगर आप डेफिनेशन लें तो वो पूरा इलाका जी, हमारा ही जी, था। खाली जी, अफगानिस्तान वाला इलाका, काबुल के उस तरफ का इलाका छोड़ दीजिए अगर, तो काबुल तक तो इट वाज़ ऑल इंडिया, राइट? जी, बामियान, आप वो स्टैचूज़ वगैरह कई सारे कल्चरल हेरिटेजेस हैं हमारी उस इलाके में। तो कहने का मतलब ये था कि डबल एजेंट जो होता है वो वही फीड करता है जो उसको फीड करवाया जाता है। तो ये भी हो सकता है, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि अफ़गानिस्तान का दिखा करके अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका को प्रोवोक करना है कि भाई अब आप एक्शन लीजिए। ये एक थ्योरी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा है। मेरा एक ऑफ असेसमेंट हो कोर्स, सकता है कि हुँ, आईएसआई और पाकिस्तानी बेस्ड एजेंट्स may have triggered this fellow to take some action so that America starts, और ये कहीं न कहीं आपके बैकग्राउंड से भी लिंक हो जाएगा। एक बहाना हुँ। मिल जाता है ट्रम्प को कि चलो भाई मैं अटैक करता हूँ। लेकिन वो ये सर भूल कहीं गए न कि कहीं ट्रम्प ये जो आपका असेसमेंट है ये कहीं न कहीं बहुत सही जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि मैं वो पाकिस्तान जो है वो तालिबान को काउंटर नहीं कर पा रहा है, ना टीटीपी को कर पा रहा है। तो उनको लगा होगा हमारी बस की नहीं है, तो इनको उकसाओ और इनको अटैक करवा दो। इनको बदनाम भी चाहिए और हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉक्सी कौन था? पाकिस्तान था या अमेरिका था अब तक? ध्यान से देखिए सोचिए, सर, ये नहीं समझ ध्यान में आ से रहा कौन सोचिए। किसके साथ डबल गेम खेल रहा है यहाँ पर।
ध्यान से सोचिए प्रॉक्सी कौन था? जो अभी की लड़ाई हुई है अफ़गानिस्तान में 20 साल की, मैं मानता हूँ प्रॉक्सी अमेरिका था जी। और पाकिस्तान लड़वा रहा था। क्योंकि पैसे तो इवेंचुअली पाकिस्तान ने ही कमाए ना सर, अफ़गानिस्तान के नाम बिल्कुल, पर। पैसे पाकिस्तान ने पैसे कमाए ना जान गँवाई। जानें गँवाई अमेरिकन सोल्जर्स ने, जानें और गँवाई जो हमारे आईएसएफ आईएसएफ सोल्जर्स थे जो यूरोप वगैरह के जो नेटो जी। कंट्रीज़ के थे। हुँ। एम्यूनिशन खर्च हुआ उनका, हथियार खर्च हुआ उनका, रोज़ रिसर्च कर के नए-नए इक्विपमेंट बना रहे थे ताकि अफ़गानियों को कंट्रोल कर सकें। हुँ, उस समय में मैं अमेरिका में था 2008 में जब ये सब कार्रवाई हो रही थी। जी। बेचारे आते थे उनके जो सोल्जर्स थे कि भाई स्नाइपर्स उनको मार देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो आकर के उन्होंने स्नाइपर पर रिसर्च करी जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था। गया हुँ, था किसी प्रोग्राम के लिए अपने इंडियन आर्मी की तरफ हुँ, से। तो वो लोग उसका रिसर्च करके दोबारा ले जाते थे, दोबारा टेस्ट करते थे लड़ाई के दौरान, फिर हुँ, वापस लाते थे। जैसा रशिया यूक्रेन में आजकल हो रहा है, हुँ, कि लड़ाई के जी। दौरान ही डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुँ, मेरा हुँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं ये हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बट हुँ, फर्स्ट थ्योरी इज़ दिस, द सेकंड थ्योरी इज़ कि कई बार ये जो डबल एजेंट्स होते हैं, हुँ, ये टर्नकोट हो जाते हैं। यानी कि दे जी। रिबेल जी, जी। दे रिबेल उनको कुछ ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है जो उनको पसंद नहीं आती है। देन दे टेक सम एक्शन इन डेस्परेशन। तो ये हुँ, उस तरह का भी एक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें एक नेशनल गार्ड की डेथ हुई है और एक की एक हुँ, सीरियसली इंजर्ड है अभी और जी। व्हाइट हाउस के इतने नज़दीक किया गया है। वैसे भी जो ट्रम्प हैं उनके आस-पास हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं, चाहे वो गोल्फ ग्राउंड में हो या व्हाइट हाउस में हो। आपने हाँ, आपने आपने देखा होगा। दोनों थ्योरी से हम वो नहीं कर सकते हैं, दोनों हुँ। थ्योरीज़ को का सर, जो मैं आपसे बराबर पूछना था कि अगर एस्केलेशन होता है तो जो रीजन है और नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके लिए क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो थ्रेट हो सकता है? देखिए इफ इन केस एस्केलेशन होगा तो 4-5 चीज़ें हमारे लिए देखने वाली हैं। पहला हुँ, तो मुझे लगता है कि अगर एस्केलेशन हुआ तो ईरान और अफ़गानिस्तान इनके बीच में और इनडायरेक्टली पाकिस्तान ऑल्सो, हुँ, इन तीनों के बीच में रिलेशंस खराब हो जाएँगे। क्योंकि पहले भी ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर चुका है और पाकिस्तान ईरान पे अटैक कर चुका है, हुँ, बलूचिस्तान वाला एंगल की वजह से। अफ़गानिस्तान भी बलूचीज़ को सपोर्ट करता है। सो हुँ, कहने का मतलब है कि ईरान इज़ गेटिंग डबल व्hammy। वो नहीं हुँ, चाहता कि अमेरिका आए, वो ये भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान आए। इसलिए मैंने बोला कि ईरान कोई ज़्यादा कुछ नहीं करेगा इसको अफ़गानिस्तान को बचाने के हुँ, लिए, तो ईरान विल बी द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया कोशिश ये करेगा कि इनको इनडायरेक्टली जितना सपोर्ट हो सकता है, देगा ताकि दे रेज़िस्ट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस या अमेरिकन एक्शन या अमेरिकन ऑपरेशन। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, वो तभी कोई एक्टिव एक्शन लेगा अगर अमेरिका फिज़िकली यहाँ आता है। अगर एरियल अटैक करता है तो करने दो यार, इतना एरियल अटैक अफ़गानिस्तान के ऊपर हुआ, उन्होंने तो मुझे लगता है कि इस सदी की जितने गोला-बारूद हैं सब झेले हैं। तो अगर और कुछ गोला-बारूद मार देंगे तो मार दो। अफ़गानीज़ आर वेरी स्टोइक, वेरी हार्डी पीपल। वो इतनी हुँ, जल्दी हार नहीं मानेंगे। टैक्टिकल विथड्रॉल करेंगे, हुँ। आएँगे फिर तुम्हारी गर्दन पे और गर्दन को पीछे से पकड़ेंगे ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पहुँच भी नहीं पाओगे उनके पास। जितनी बार पहुँचने की कोशिश करोगे वो आपको वापस अ, उ उतर के दोबारा पैर पकड़ लेंगे, कभी हाथ पकड़ लेंगे, तो दे आर लाइक मतलब दैट। बिल्कुल हार्डन है, गुरिल्ला वॉरफेयर इतने लंबे वक़्त से उनका चल रहा है तो ऑफ कोर्स। और कुछ चीज़ें इनकी आपको मैं आप सिंस आपके चैनल पे पहली बार आए हो, कुछ चीज़ें जी। मैं आपके व्यूअर्स के लिए बता दूँ, ये कभी क्रॉल नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अफ़गानीज़ कभी भी क्रॉल नहीं करते हैं, मतलब ऐसे जो छुप के जाते हैं ना, हुँ, हुँ। वो नहीं जी, जाते, जी। ये ऐसे जाते हैं, बोलते हैं हम सीना खोल के जाते हैं। अगर झुकना भी होता है, तो वो अपना एक पोस्चर बनाते हैं ज़मीन पे, आँख ऊपर, आँख घुटने सामने। टेक के घुटने टेक के नीचे ज़मीन पे ओके। करेक्ट। तो वो उ उनका उनके हर चीज़ में एक वैल्यू भी छुपी हुई है, साइड एक तरीका भी हुँ, छुपा है, उनके बहुत गलत काम हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि सारे काम उनके अच्छे हैं, बट हुँ, कुछ चीज़ों में तो दे आर बियॉन्ड कंपेयर।
तो उनके उनके मनोज एंड हुए, वो अफ़गान हुए, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, उनसे कोशिश मत करिए उनकी तरह से लड़ाई करने की, आप हार जाओगे। उनसे लड़ाई दूसरी तरीके से करनी पड़ेगी। और इसमें मैं मानता हूँ मुगल्स वर द बेस्ट जिन्होंने इनको टेम किया था। पैसा इनको बहुत अच्छा लगता है और भारत जो कर रहा है इस समय भारत जो कर रहा है इस समय बिल्कुल अच्छा कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि भारत ने जो नीति है अपनी वो एकदम सटीक अपनाई हुई है आज के समय के हिसाब से। बिल जो फॉरेन बिल्कुल। पॉलिसी है, चाहे अफ़गानिस्तान को लेकर हो, भारत को, अमेरिका को, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रम्प को फ़ेल कर दिया, अब भूल गए हम, इंडिया, इंडिया करते रहते थे, अब फिलहाल वेनेजुएला पर पहुँच गए हैं। तो हमारे ये लिए 2 बहुत चीज़ों हमारे लिए 2 चीज़ों का खतरा है। हुँ, रिफ्यूजीज़ बढ़ जाएँगे अगर वहाँ कुछ एक्शन शुरू होता है, जी, तो उसके लिए हमको प्रॉपर स्क्रीनिंग करके लाना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, ये ना हो कि कोई हमारे अगेंस्ट ही वहाँ से ऐसे लोग आ जाएँ, जो हुँ। इनमिकल हैं हमारे इंडियन इंटरेस्ट के लिए। आईएसआई भी कभी-कभी घुसा देती है इस तरह से ऑफ इन कोर्स लोगों को। ये बहुत सारे रिफ्यूजीज़ उन्होंने भेजे हैं तो या सो और दूसरी चीज़ जो है नारकोटिक्स, जी। क्योंकि नारकोटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो भारत को पाकिस्तान खा रही इवन पहले दिल्ली में ही पकड़ा भी गया था, आई रिमेंबर मैंने एक रिपोर्ट है। मैं पढ़ी थी बिल एक अफ़गान बिल्कुल, नेशनल। हुँ, बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ कि भारत में मैं 3 साल पहले की जो फ़िगर थी 10 करोड़ एडिक्ट्स हुँ, की थी हुँ। और 3 साल की अगर ये फ़िगर है तो इस समय 13-14 करोड़ तो हो ही गया होगा, बहुत बड़ा नंबर है। सही आप तो मैंने बहुत सुना है ज़्यादा कि हर कॉर्नर पे ये हर जगह ड्रग्स से हर जगह बिक रहे हैं, जहाँ गुड़गाँव ले लीजिए, अकॉर्डिंग कहीं भी ले स्टेट में तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ये बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। रेव पार्टीज़ हैं, ये है, वो हुँ, है। अच्छे-अच्छे जी, लोग कर रहे हैं। सो जी। और कोई सवाल है तो पूछिए अदरवाइज़ अब बस बाय एंड मैं लार्ज बस यही जानना चाहती थी आपसे, आपने पूरे सारे जो क्वेश्चन्स मैं पूछना चाहती थी, आपने सारा कुछ कवर ही कर दिया। हुँ, हुँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड Sir, thank you so much for your time and for your analysis on this subject. Thank you so much, and I would love to have you again on our show. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. श्योर, जय हिंद, जय भारत। Thanks, sir.